हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी में। तो देखिए फ्रेंड्स, हम लोग जो ये सीरीज लेकर के चल रहे हैं 71वीं बीपीएससी सामान्य अध्ययन को ध्यान में रखते हुए, ये आपका भूगोल का पीवाईक्यू चल रहा है। यानी प्रीवियस में जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं बीपीएससी के द्वारा अलग अलग एग्जाम्स में, वो सारा हम यहाँ पे देखते हैं। तो आई होप कि आपने इससे पहले के बाकी के दोनों वीडियोज को देखा होगा, जिसमें हमने अच्छे अच्छे क्वेश्चन और साथ में उसका एक्सप्लेनेशन भी कराया है। तो आज हम बात करेंगे सेट नंबर 3 के बारे में। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो आज हम टॉपिक लेकर आए हैं अपवाह तंत्र, प्रमुख घाटियां और प्रपात एवं झील। इन तीनों टॉपिक से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में, देखते हैं। सबसे पहला जो प्रश्न आता है कि भारत और नेपाल के बीच सीमा बनाती है कौन सी नदी? काली नदी। तो आपको ये ध्यान रखना है कि काली नदी जो है, इसे हम लोग महाकाली या फिर काली गंगा के नाम से भी जाना जाता है। इसे शारदा भी कहा जाता है, ठीक है। और इसकी सहायक नदियों की बात करें तो चमेलिया, साथ ही साथ सरयू, ये इसकी प्रमुख सहायक नदियों में आता है। तो ये आपको याद रखना है, काली नदी। पश्चिम बंगाल सरकार टी पार्क के रूप में विकसित करने की योजना बना रही है। तो हुगली नदी को टी पार्क के रूप में विकसित करने की योजना बना रही है। अब देखिए, हुगली की बात करें तो हुगली की सहायक नदियों में दामोदर, हल्दी, अजय, रूपनारायण, ये सब आता है। अब यहाँ पे एक छोटा सा मैंने नाम लिया दामोदर। तो दामोदर नदी जो निकलता है वो छोटा नागपुर के पठार से निकलता है, ये याद रखिए, क्योंकि क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जो भी मैं यहाँ पे बोलूंगा, जो भी आपके सामने रखूंगा, वो एग्जाम में पूछा जाता है, उसको याद रखना, ठीक है। अब यहाँ पे एक प्रश्न और पूछा जाता है कि दामोदर नदी घाटी जो है, जिसे हम लोग डीवीसी कहते हैं, ठीक है, दामोदर डीवीपी कहा जाता है, जैसे कि आपने जाना होगा। दामोदर वैली प्रोजेक्ट कहते हैं इसको। तो दामोदर वैली प्रोजेक्ट की जो शुरुआत की गई थी, वो कब किया गया था पूछा जाता है, 1948। लेकिन अगर क्वेश्चंस को थोड़ा सा टफ करना हो तो क्या पूछा जाएगा? टफ करने के लिए पूछा सकता है कि कब किया गया था, डेट के साथ। तो 7 जुलाई 1948 को ये अस्तित्व में आया था, दामोदर नदी घाटी परियोजना, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखना है। अब आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कि कारगिल स्थित है। तो ध्यान दीजिएगा कि कारगिल जो स्थित है वो सुरु नदी के किनारे है। अब यहाँ पे आपको ये याद रखना है कि जैसे कि लद्दाख में पड़ता है, सिंधु नदी की ये सहायक नदी है सुरु, और सुरु नदी के किनारे ये कारगिल स्थित है। कारगिल जो युद्ध हुआ था, आपको पता ही होगा कि कारगिल विजय दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं 26 जुलाई 1999 को। इसलिए प्रत्येक वर्ष 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये सब कुछ आपको अच्छे से याद रखना है। यहाँ तक क्लियर है? चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। तो देखिए, जितने भी क्वेश्चन है वो सब कुछ आपका प्रीवियस में पूछा गया। तो मैं इसको थोड़ा सा जूम कर दूंगा, जैसा कि आप लोगों ने कमेंट्स कर रहे थे कि क्वेश्चंस दिखते नहीं है, छोटा दिखता है, तो आप इसको हाइड कर दो। चलो मैं इसको थोड़ा सा हाइड कर देता हूँ। अब ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो प्रश्न आता है कि राजस्थान और गुजरात में बहने वाली जो लूनी नदी है, इसका उद्गम स्थल क्या है? तो राजस्थान और गुजरात में बहने वाली लूनी नदी जो है वो पुष्कर घाटी। अब थोड़ा सा और अच्छे से समझिए कि पुष्कर घाटी जो पड़ता है वो अरावली जो पर्वत श्रेणी है, अरावली पर्वत श्रेणी के पुष्कर घाटी से ये निकलता है। अगर आपसे पूछे कि अजमेर के किस, मतलब कि राजस्थान के किस जिले से निकलता है, तो अजमेर जिले के नाग पहाड़ से ये लूनी नदी का उद्गम होता है। सब कुछ अच्छे याद रखिएगा। इसे लवणावती के नाम से भी जाना जाता है, और ये गुजरात के कच्छ के रण में जाकर के समाप्त हो जाती है, ठीक है, विलीन हो जाती है। थार रेगिस्तान की सबसे बड़ी नदी मानी जाती है लूनी नदी को, ये याद रखना, राइट। चलिए नेक्स्ट आता है कि चिनाब नदी अंततः सिंधु नदी में कहाँ पर मिलती है? तो सिंधु नदी में ये जाकर के मिलता है मिथनकोट। अभी मिथनकोट कहाँ पर पड़ता है? तो देखिए, चिनाब जो नदी है, सबसे पहले तो ये इसके बारे में बात करते हैं। चिनाब नदी जो है, ये आपका हिमाचल प्रदेश में लाहौल और स्पीति जिले में दो नदियों यानी चंद्र और भागा के संगम से बनता है। चंद्र और भागा नदियों के संगम से चिनाब नदी बनता है, और पाकिस्तान के मिथनकोट के पास, यानी पाकिस्तान के मिथनकोट के पास सिंधु में जाकर के ये मिलता है। तो ये याद रखेंगे, राइट। नेक्स्ट क्या आता है कि अक्टूबर और नवंबर के महीने में भारी वर्षा होती है कोरोमंडल तट पर। अब कोरोमंडल तट और मालाबार तट मैं आपको पहले भी दोनों वीडियोस में समझा चुका हूँ, तो ये याद रखिएगा। कोसी मैदान की समुद्र तल से, यानी जो कोसी नदी है, मैदान की समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है? तो 300 मीटर, हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था। कोसी नदी जो कि बिहार के शोक के रूप में जानी जाती है, तो इसे याद रखिए। सो नदी का उत्पत्ति स्थल अमरकंटक में स्थित है। तो किस पर्वत श्रेणी से निकलता है? मैकाल श्रेणी से निकलता है। सो नदी की उत्पत्ति
अमरकंटक से महकाल से उत्तर की ओर ये बहती है। और अगर हम बात करें पश्चिम की तरफ, तो पश्चिम में आपका नर्मदा नदी बहता है। राइट, तो याद रखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता हमारा कि असम घाटी में ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई कितनी है। असम घाटी में ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई 750। ठीक है, 750। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या आता है कि बांग्लादेश में स्थित यमुना, पद्मा, मेघना, दोहाब की सागर तल से ऊंचाई कितनी। तो ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, हमें जो मैं आपको यहाँ पे बताना है उसको ध्यान दीजिएगा। जैसे पद्मा किसे कहते हैं, जब गंगा नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो उसे हम लोग पद्मा के नाम से जानते हैं। और मेघना कब कहलाता है, जब बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी आपस में मिल जाती है तो इन दोनों को कहा जाता है मेघना। तो ये याद रखना है, क्वेश्चन पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट रहेगा। राइट, यानी कि गंगा जब ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है तब उसे जाकर के मेघना कहा जाता है। ठीक है, और गंगा को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानते हैं। चंबल नदी के अफवाह तंत्र का प्रकार किस तरह का है, तो अध्यारोपित प्रवाह है। अब अध्यारोपित क्या होता है, जब कोई नदी पहले समतल चट्टानी सतह पर बहती है और बाद में उस सतह का जो कि अपर्दन कर देती है, यानी कि कह सकते हैं कि वो अपर्दन का मतलब क्या होता है कि इरोजन कर देती है, वो नीचे चली जाती है, जटिल परतें जैसे कि वलित या फिर वृक्ष घाटी सामने आ जाती है, लेकिन तब भी वह नदी अपनी पूर्व मार्ग को नहीं छोड़ती है, उसे कहा जाता है अध्यारोपित प्रवाह। ठीक है, तो चंबल नदी इस तरह का उदाहरण है। और चंबल नदी किसका उदाहरण है, किसकी सहायक नदी है, ये यमुना की सहायक नदी है। राइट, कृष्णा गोदावरी नदी का विवाद किन राज्यों के बीच है, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के बीच पड़ता है। राइट, नदी दक्षिणी गंगा के नाम से जानी जाती है। तो दक्षिणी गंगा के नाम से किसे जानते हैं हम लोग, गोदावरी को जाना जाता है। गोदावरी नदी को दक्षिणी गंगा और दक्षिण की गंगा अगर कहा जाए, जैसे अगर प्रश्न में आपसे पूछा कि दक्षिण की गंगा अगर लगे, ठीक है, की गंगा, तो वहां पे अगर की लगेगा तो फिर कावेरी को आप टिक करना, लेकिन सिर्फ और सिर्फ दक्षिणी गंगा कहेगा तो फिर गोदावरी को टिक करना है। और ये हमारे भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है और साथ ही साथ प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। मतलब कि अगर ओवरऑल इंडिया की बात करें तो ये दूसरा सबसे बड़ी नदी हो जाता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ प्रायद्वीपीय नदी की बात करें तो वहां पे ये टॉप पे रहता है। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है उथली झील। क्या है उथली झील, का मतलब होता है सैलो झील, जिसकी गहराई कम होती है, यानी ऐसी झील जिसकी गहराई बहुत कम होती है, यानी सतह से बहुत नीचे नहीं जाती है, सामान्यतः 3 मीटर के आसपास होता है। राइट, इसके उदाहरण में अगर हम देखें तो खारी झील हो गया, और सम्मल झील होता है जो कि यूपी में पड़ता है, हैदरपुर झील उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की सीमा पर है। ये सब उदाहरण माने जाते हैं। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न आता है कि बाल्टोरो हिमनद अवस्थित है। तो बाल्टोरो हिमनद जो पड़ता है वो आपका काराकोरम में है। और कल हमने हिमनद के बारे में बात किया था, जैसे कि आपका सबसे बड़ा हिमनद ग्लेशियर कौन सा है, तो सियाचिन ग्लेशियर, जिसकी लंबाई 76 किलोमीटर होता है। ठीक है, 76 किलोमीटर। और सेकंड नंबर पर हिस्पर को रखेंगे, हिस्पर की जो है वो आपका 49 किलोमीटर। ठीक है, हिस्पर 49 किलोमीटर। और बाल्टोरो हिमनद आपका काराकोरम में पड़ता है। कोसी नदी गंगा में कहाँ मिलती है, ये भी प्रश्न अच्छा है। कोसी नदी गंगा में जाकर के मिलता है कहाँ पर, तो कटिहार जिले के कुर्सेला में। ठीक है, कटिहार जिले में पड़ता है कुर्सेला। और अगर गांव भी पूछ ले तो ककारी गांव याद रखिएगा, ककारी गांव के कुर्सेला क्षेत्र में, कटिहार जिले में। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब तो बीपीएससी के बारे में आप जानते ही हैं क्या क्या पूछ लेता है, क्योंकि आपने प्रीवियस पेपर देखा हुआ है। नेक्स्ट देखिए, बड़ी नदी द्रोणियों में से क्षेत्र की दृष्टि से सबसे छोटी नदी द्रोणी कौन सी है, तो साबरमती। साबरमती पश्चिम की ओर यानी अरब सागर में बहने वाली, अरब सागर में गिरने वाली नदी है। गोदावरी की सहायक नदियां कौन कौन सी है, तो देखिए वैसे तो ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप टिक करेंगे, लेकिन गोदावरी की सहायक नदियों में आप याद रखिएगा कि पेनगंगा, वर्धा, पर्णहिता, इंद्रावती, सबरी और मंजिरा, ये सब इंपॉर्टेंट है। खास करके इंद्रावती, पर्णहिता, वर्धा, मंजिरा, ये याद रखना। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट जो है वो मिलान किया गया सरोवर और एक तरफ से राज्य के मिलाया गया। तो पुलिकट जो है वो आंध्र प्रदेश, हरिके बैराज पंजाब, नल सरोवर पड़ता है आपका गुजरात में, और वेदांतगल जो है वो तमिलनाडु में। तो ये याद रखें, क्योंकि कुछ कुछ इसमें से पूछ लिया जाता है। वह उपनदी जो गंगा नदी घाटी का भाग है, तो ये उत्तरी कोयल ऑप्शन में जो दिया गया था उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। वह नदी गुजरात की आशा कहलाती है, यानी गुजरात की जीवन रेखा के रूप में हम जानते हैं नर्मदा नदी को। वह नदी जो सर्वाधिक पुराना है,
तो इंडो ब्रह्म जो नदी है वो सबसे पुराना माना जाता है। और नर्मदा नदी कहाँ से निकलता है, मैंने आपको बताया था, अमरकंटक पहाड़ी से निकलता है, पश्चिम की ओर बहता है। ठीक है। कावेरी नदी की कुल लंबाई कितनी है, 802 किलोमीटर। पूछा जा सकता है कि कावेरी की अ, सहायक नदियां कौन कौन सी है, तो हेमावती, हरंगी, सिमसा, काबिनी, अमरावती, भवानी, यानी इसमें सिर्फ और सिर्फ लेडीज का नाम आपको देखने को मिलेगा। हेमावती, सिमसा, काबिनी, अमरावती, भवानी, ये सब लड़कियों के नाम देखने को मिलेंगे। अच्छा, एक प्रश्न और मैं आपको बताता हूँ। जो ये आप कावेरी देख रहे हैं, ठीक है, ये जो आप कावेरी देख रहे हैं, तो कावेरी को तमिल में क्या कहते हैं? तमिल में इसे एक नाम दिया गया जिसे कहा जाता है पोनी। ठीक है, पोनी कहा जाता है। ठीक है, कावेरी को तमिल में पोनी कहा जाता है, पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या आता है, नेक्स्ट पॉइंट आप देखेंगे तो कह रहा है कि वह नदी जिस पर शिव समुद्रम जलप्रपात अवस्थित है। तो शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर ही बनाया गया, तो ये याद रखेंगे। सोन, नर्मदा, महानदी नदियों का उत्पत्ति स्थल अमरकंटक में स्थित है, मैकाल पहाड़ी से। एक्चुअली मैं आपको बता दूं कि ये पहले महानदी देता था कि अमरकंटक से निकलता है, लेकिन महानदी अमरकंटक से नहीं, तो ये चीज गलत है। अमरकंटक से सिर्फ दो नदियां ही निकलता है, सोन और नर्मदा। महानदी की जो उत्पत्ति होती है वो आप याद रखेंगे कि छत्तीसगढ़ में सिहावा पर्वत से निकलता है, राइट। और हीराकुंड बांध महानदी पर बनाया गया, जो कि भारत का सबसे लंबा बांध है, उड़ीसा में बनाया गया हीराकुंड बांध, राइट। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उत्तर से दक्षिण में प्रवाहित नदियों का क्रम क्या है। तो उत्तर से दक्षिण में प्रवाहित नदियों के क्रम में गंगा, नर्मदा, महानदी और गोदावरी नदियों के क्रम को आप इस तरह से सजा सकते हैं। ठीक है। भारत में सबसे विस्तृत क्षेत्र वाला अपवाह तंत्र कौन सा है, तो सभी को पता है कि गंगा नदी अपवाह तंत्र काफी बड़ा है। पुनपुन, सोन, फल्गु और सकरी नदियों का पश्चिम से पूर्व में सही दिशा क्रम क्या होगा। तो क्या बताना है हमें, पश्चिम से पूर्व की दिशा में सोन, पुनपुन, फल्गु और सकरी नदी, ये हो जाएगा सही क्रम। ठीक है। वह नदी जो फतुहा के पास गंगा में मिलती है वो है पुनपुन नदी, फतुहा के पास गंगा में पुनपुन नदी। अलकनंदा और भागीरथी बताइए कि गंगा में कहाँ पर मिलकर के गंगा नदी बनती है। तो भाग अली हमने याद रखा था, तो इसे याद रखिएगा कि भाग अली। तो अलकनंदा भागीरथी देव प्रयाग में मिलता है, इस पर मैंने एक ट्रिक भी बनाया है, आप इसे याद रखिएगा। जैसे रुद्र प्रयाग में अलकनंदा और मंदाकिनी मिलता है, उसी तरह से देव प्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी मिलता है। नेक्स्ट आता है कि वह नदियां जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है, तो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली हमारे भारत की जो अधिकांश जो नदियां हैं वो बंगाल की खाड़ी में ही गिरता है। और जो अरब सागर में गिरता है वो एसेंचुरी का निर्माण करते हैं, जैसे कि आपका नर्मदा, ताप्ती, साबरमती, पेरियार, ये सब जो नदियां हैं वो अरब सागर में गिरती है और एसेंचुरी का निर्माण करती है, यानी जिसको हिंदी में ज्वारमुख कहा जाता है। ठीक है। गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, महानदी, कृष्णा, कावेरी, ये सब के सब बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली यानी पूर्व की ओर बहने वाली नदियां। ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद अगला जो प्रश्न है कि भारत में यारलुंग जांगपो नदी को किस नाम से जानते हैं। तो देखिए, तिब्बत में इसे ब्रह्मपुत्र को कहा जाता है यारलुंग जांगपो नदी, लेकिन भारत में इसे ब्रह्मपुत्र के नाम से जानते हैं। हिमालय काटकर एवं बहकर आने वाली जो नदियां हैं, ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु, ये तीन नदियां जो कि हिमालय पार की नदियां हैं। ब्रह्मपुत्र की उपनदी कौन सी है, तो ऑप्शन में आप मानस को टिक करेंगे, लेकिन मैं आपको और बता दूं जिसमें पूछा आता है दिबांग, जो दिबांग है, लोहित है, सियांग है, ये आंध्र प्रदेश में मिलती हैं इसकी सहायक नदियां। असम में अगर बात करें तो सुबनसिरी नदी, जो कि ब्रह्मपुत्र की सबसे बड़ी सहायक नदी है, सुबनसिरी असम में। धनसिरी, कामेंग, संकोस, ये सब के सब ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं, इनको याद रखिएगा। गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर कौन सा है, तो कानपुर सबसे बड़ा शहर है। साथ ही साथ गंगा के किनारे और भी बहुत सारे जो शहर हैं, खास करके इसमें पटना, इलाहाबाद और भी बहुत सारे शहर हैं, तो आपको पता ही होगा। नेक्स्ट आता है कि सबसे अधिक नदी पथ परिवर्तन किया है, तो कोसी नदी, और इसी कारण से बिहार में बहुत ज्यादा बाढ़ आते हैं, इसे शोक के रूप में जाना जाता है, बिहार के शोक के रूप में कोसी नदी को जाना जाता है। ठीक है। वह नदी जो भ्रंश द्रोणी से होकर के बहती है, तो भ्रंश घाटी से होकर के बहती है नर्मदा नदी, नर्मदा नदी, राइट। नर्मदा नदी का प्रवाह निर्धारित होता है भ्रंश घाटी क्षेत्र के साथ साथ। इसके बाद अगला जो प्रश्न दे रहा है, ध्यान दीजिए कि पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां निम्नलिखित में से कौन है। तो नर्मदा और ताप्ती नदियां जो है वो पश्चिम की ओर यानी अरब सागर में गिरती है। ऊपर मैंने आपको बताया था कि भूमि बंधित नदी कौन सी है, तो लूनी भूमि बंध नदी है, क्योंकि ये जाके कच्छ के रण में विलीन हो जाती है, समुद्र में नहीं जाकर के मिलती है, तो ये याद रखिएगा। और फटाफट से बताइए कि मैंने आपको ऊपर बताया था कि लूनी नदी कहाँ से निकलता है, किस घाटी से निकलता है,
राजस्थान के किस जिले से निकलता है? फटाफट कमेंट करिए, देखते हैं कितने लोग यहाँ तक वीडियो को वॉच कर रहे हैं। और अगर जो लोग देख रहे हैं तो आप जरूर कमेंट करना, ताकि मुझे पता चले कि आप लोग सीरियस होकर के वीडियो को देख रहे हो। तिब्बत में मानसरोवर झील के पास कौन सी नदी का स्रोत है? तो ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु। हिमालय पार की नदियां, और तिब्बत में मानसरोवर झील के पास से ये निकलता है। दामोदर नदी निकलती है छोटा नागपुर के पठार से, बताया था आपको, छोटा नागपुर के पठार से। दंडकारण्य में इंद्रावती, सबरी सहायक नदियां हैं किसकी? गोदावरी की सहायक नदियां। जुआरी नदी प्रवाहित होती है, देखिए जुआरी जो नदी है वो आपका गोवा राज्य में बहती है, और गोवा खुद एक नदी पर बसा जिसे मांडवी नदी कहते हैं, ठीक है, मांडवी नदी। साथ ही साथ गोवा में अन्य नदियां, झरना नदी, चापोर नदी, साल नदी, ये सब गोवा में स्थित है। तो देखिए गाइस, कुल मिलाकर के अपवाह तंत्र से रिलेटेड इतने सारे क्वेश्चंस थे। आई होप कि आप लोगों को ये छोटा सा वीडियो अच्छा लगा होगा। मुझे नहीं पता कि वीडियो आप लोगों को कितना पसंद आया। अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करो, चैनल पे पहली बार है सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो आप लोगों को कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताना, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो में और भी कुछ इंप्रूवमेंट करना हो तो कर सके। राइट, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।